बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, आज हम एक्सरसाइज करेंगे 4.4 और यहाँ पे एक नया कंसेप्ट आ गया, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। सीक्वेंस तो वही है जो हम कहते हैं कि तरतीब लगाई गई हो नंबर्स की, एक ख़ास तरह से तरतीब लगाई गई होती है। और सीक्वेंस ज़ाहिर है पीछे हमने पढ़ा कि इसमें प्लस नहीं होता, ठीक है। एक नंबर के बाद दूसरा नंबर है, तीसरा नंबर है, कॉमे लगाए होते हैं उसके अंदर, तो सीक्वेंस कहते हैं इसको। और ज्योमेट्रिक जो है, अब ये नई चीज़ आ गई ज्योमेट्रिक। तो ज्योमेट्रिक में ये होता है कि हर अगली रकम जो है, अगली टर्म जो है, वो कैसे फाइंड होगी, पिछली रकम को, पिछली टर्म को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से। यहाँ मल्टीप्लाई का, यहाँ फिर ज़ाहिर उसका डिवाइड आ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये एक फैमिली होती है, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ज़रब देना, तकसीम करना। तो यहाँ किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा होगा या किसी नंबर से डिवाइड हो रहा होगा, और एक खास नंबर हर दफ़ा उसी नंबर से मल्टीप्लाई, उसी नंबर से डिवाइड। सो देखें यहाँ हमने लिखा है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज वन इन विच ईच टर्म आफ्टर द फर्स्ट टर्म। अब ज़ाहिर है पहली टर्म तो कोई ना कोई आएगी ना, उसके बाद ये पैटर्न बनता है। ईच टर्म आफ्टर द फर्स्ट टर्म इज फॉर्म्ड बाय मल्टीप्लाइंग द प्रीवियस टर्म बाय अ कांस्टेंट। प्रीवियस को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वो हमारा एक सीक्वेंस जो है वो बनता है, और उस कांस्टेंट को हम कहते हैं कॉमन रेशो, और आर से उसको शो करवाते हैं। पीछे हमने वो जो अरिथमेटिक सीक्वेंस पढ़ा था, वहां पे डी था, कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस, ठीक है, ये रेशो है। रेशो मतलब ये मल्टीप्लाई या डिवाइड। और इसमें भी उसी तरह से A1 फर्स्ट रकम होती है, AN जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला जिसने बार बार यूज़ होना है कि हमें nth रकम हमें फाइंड करनी है, nth टर्म फाइंड करनी है, तो उसका फार्मूला है A1 r⁻n-1। अब यहाँ से भी देखें n-1 है और वो पावर में आया, यहाँ पे अब ज़ाहिर नई चीज़ ये है। तो n-1 उसी तरह से जैसे अगर आपने 8th टर्म फाइंड करनी है तो यहाँ पावर में क्या आएगा, 7 आएगा, 8-1, तो वो पावर में आएगी, ठीक है, और आर की पावर में जो हमने आर कॉमन रेशो फाइंड की होगी। और इसी के साथ जो है ज्योमेट्रिक मीन आएगा। ज्योमेट्रिक मीन का मतलब कि हमारे पास अगर कोई से दो नंबर्स हैं ए एंड बी और उनके दरमियान में एक नंबर हमें फाइंड करना है, ज्योमेट्रिक मीन, तो उसके लिए फिर ये फार्मूला है कि उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करवा लें और उसका स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है। और ज़ाहिर है जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस आता है, तो यूजुअली हम अपने हिसाब से देख लेते हैं कि हमें प्लस चाहिए या माइनस चाहिए, जो वो उसका पैटर्न बन रहा हो ए और बी का, उसी तरह से हम प्लस या माइनस की रकम ले लेते हैं। सो ये बेसिक थोड़ी सी थ्योरी है। अब एक्सरसाइज शुरू कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज है जी 4.4, और यहाँ पे पहले हमें क्या करना है, डिटरमाइन वेदर ईच सीक्वेंस इज ज्योमेट्रिक और नॉट। यानी हमें हर दफ़ा बताना है हर क्वेश्चन में कौन सा सीक्वेंस बनता है ज्योमेट्रिक वाला और कौन सा नहीं बनता। अब ज्योमेट्रिक पता चलाने के लिए वही बेसिक चीज़ है कि हमें आर फाइंड करनी है। अब पीछे हम जब डी फाइंड करते थे तो क्या करते थे, सेकंड वाली रकम में से फर्स्ट वाली को माइनस करा देते थे। अब यहाँ जो कि वो मल्टीप्लाई वाला चक्कर है, तो यहाँ डिवाइड कराएंगे कि जो सेकंड वाली है उसको फर्स्ट वाली से डिवाइड करके देखें तो आपको वो पता चलेगा कि अगली रकम कैसे बनी है। देखें 20 को 5 पर डिवाइड करें 4 आता है, मतलब कि 5 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया था तो 20 बना था, ठीक है। अब एक और आर फाइंड करें, क्योंकि फिर अगर हर दफ़ा उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर ज़ाहिर ज्योमेट्रिक होगा। तो हमें आगे फिर 100 को 20 पे डिवाइड कराना है। देखिए 100 को 20 पे डिवाइड किया है, अब वो आर 4 नहीं आया, वो 5 आ गया। अब दोनों आर्स जो हैं वो सेम होने चाहिए थे, तो हम लिखेंगे बोथ आर्स आर नॉट इक्वल, सो इट इज़ नॉट अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ठीक है। ऐसे करके एक सेंटेंस लिख दे। इसी तरह बाकियों में चेक कर लें। सेकंड वाले क्वेश्चन में भी देखें, 4 को 2 पे डिवाइड करें 2 आता है, 6 को 4 पे डिवाइड करें तो वो 3/2 बन जाता है। अगेन आर जो है वो सेम नहीं आए, ठीक है, सेम आने चाहिए, तो अगेन हम कह देंगे कि ये एक सीक्वेंस नहीं बन रही ज्योमेट्रिक वाली। आगे जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है, दोनों के अंदर यही काम करना है। 9/4 डिवाइड होगा 3/2 से, ठीक है, डिवाइड की फॉर्म में लिख लें। अब देखें ऊपर वाला जो ओवर है वो एज इट इज रहता है, नीचे वाला ओवर जो है वो उल्ट जाता है, 2 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे आएगा, ठीक है, रिवर्स हो जाता है। तो अब इसको करवा के देखें, 2 2s are 4 और 3 3s are 9, 3/2 बनता है। अब सेकंड आर फाइंड करें कि इसको इस पे डिवाइड करवा लें, ठीक है, थर्ड वाली को सेकंड वाली से डिवाइड, तो उसको लिखें ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले को उल्टा के लिखें, इसको कटवाएं तो ये भी वही आता है, सेम 3/2 3/2। तो अब आर सेम आ रहा है, हर दफ़ा अगली अमाउंट फाइंड करने के लिए उसी नंबर से डिवाइड किया जा रहा है, तो फिर इसका मतलब ये है कि ये बोथ आर्स आर इक्वल, सो इट इज़ अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस।
क्वेश्चन नंबर 4 जो है, पार्ट नंबर 4, इसमें भी वही करेंगे हम। 14 को 7 पे डिवाइड करेंगे, 21 को 14 पे डिवाइड करेंगे। अब वो सेम नहीं आया, वो 2 है, वो 3/2 है, सो इट इज़ आल्सो नॉट अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो पहले 4 क्वेश्चन में तो हमें यही करना था कि सीक्वेंस फाइंड करना था कि ये है भी कि नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं कि अब जो है वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ही होंगे। अब इसमें से डिफरेंट काम हमें करने होंगे। तो देखें यहाँ पे क्या कह रहा है, फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो सीक्वेंस है, लेकिन उसकी जो पहली 4 रकमें हैं, टर्म्स हैं, वो हमें फाइंड करनी है। गिवन क्या है, दिया उसने क्या दिया हमें, a1 इज इक्वल टू 3 है और r की वैल्यू -2 है। तो दोनों यही दो ही हमें चाहिए होती हैं फार्मूले में। फार्मूला था ना हमारा, an इज इक्वल टू a1 r रेज टू पावर n-1। अब a1 तो है हमारे पास, हमें a2 चाहिए, सेकंड टर्म चाहिए। तो सेकंड टर्म के लिए फार्मूला a1 r रेज टू पावर, अब देखें यहाँ 2 है तो r की पावर हम 1 लगाते हैं। यही मैंने शुरू में बताया कि एक पावर हमने कम कर देनी है बस। तो a1 की वैल्यू लगाएं, r की वैल्यू लगाएं। 1 पावर कुछ नहीं होती, वो हम छोड़ देते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -6। इसी तरह से a3 हम फाइंड कर लेंगे, ar स्क्वायर, a1 r स्क्वायर, ठीक है, ये a1 मैं हर दफ़ा भूल जाता हूँ। तो a1 है, पहली टर्म है, ठीक है, और साथ r का स्क्वायर है। वहाँ पे r ऐसे ही था, अब यहाँ r का स्क्वायर है, स्क्वायर लेंगे तो माइनस खत्म हो जाएगा, 3 4 12, वो -6 आया था, ये +12 है। और इसी तरह से a4 फाइंड करेंगे, क्यूब लेंगे, क्यूब में माइनस रहता है, और 3 8 24। तो ये देखें चारों रकमें आपकी, एक तो पहले से उसने दी हुई थी और 3 और हमने फाइंड कर ली। ठीक है जी, यही काम है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर a1 दिया हुआ है, r की वैल्यू आप देखें ओवर में है, तो ओवर का मतलब यही होता है कि ये डिवाइड करवाता है, तो डिवाइड वाले भी इसमें आते हैं। सो a2 के लिए a1 और r को मल्टीप्लाई करवाएं। अब चूंकि ये ओवर में है तो 3 9 27, तो 9 1 9, -9 आ जाएगा। आगे चले, a3 के लिए a1 r स्क्वायर है, यहाँ पे इसका स्क्वायर लेंगे, 9 से इसको कटवाएंगे, 3 आ गया। और इसी तरह a4 जो है, इसका क्यूब लेना है, एग्जैक्ट वही बनेगा 27। कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें, इन दोनों को डिवाइड करा दें तो ये कट जाएगा, -1 रह जाएगा। सो ये चारों वैल्यूज बन गई। 7 वाले में भी वैसे ही करना है, बिल्कुल वही सब कुछ हो रहा है। 12 है, a1 r की वैल्यू 1/2 है, a2 के लिए a1 r, ठीक है, 2 6 12, बिल्कुल सिंपल है, खुद करें इसको, ठीक है। 4 से कटेगा, फिर ये क्यूब लेंगे तो ज़ाहिर है 8 हो जाना है, 1/2 था ना, तो 2 का क्यूब लें तो 8 आता है, 2 2 4 4 2 8, ठीक है। तो ये इससे कटवाएं एंड सो ऑन, तो ये चारों वैल्यूज आ जाती है। अब अगले क्वेश्चंस के लिए कहता है फाइंड नेक्स्ट 2 टर्म्स। अब सीरीज उसने दी हुई है ना, मतलब देखें यहाँ पे 3 रकमें दी हुई हैं, तो उससे अगली जो 2 हैं, यानी चौथी रकम और 5वीं रकम, वो हमने फाइंड करनी है। ठीक है, 90 30 10 और उससे आगे क्या आएगा। तो a1 यहाँ है हमारे पास 90, r हम फाइंड कर सकते हैं, 30 को 90 पे डिवाइड, 30/90, तो जब ओवर करेंगे तो फिर ये 1/3 बचेगा, 0 से 0 कटा, 3 3 9, 1/3, और 1/3 ही आएगा क्योंकि देखें रकमें कम हो रही हैं, 90 से 30 गया, 30 से 10 गया, तो 3 पे डिवाइड हो रहा है, तो r ज़ाहिर है 1/3 होना चाहिए। अब हमें a4 चाहिए क्योंकि 3 रकमें तो पहले से हैं, तो a4 का फार्मूला लगा लें, a1r क्यूब, ठीक है। तो r लिखें और उसका क्यूब लें, 27 से इसको डिवाइड कराएं, तो 90/27 पहले 3 पे होगा और उसके बाद फिर 3 पे होगा, 10/3 जो है वो आ जाएगा। a5 जो है वो करें तो a1r 4 पावर, तो 4 पावर ले तो 81 आता है, और एक ही दफ़ा ये 3 के टेबल में डिवाइड होगा लेकिन फिर हो जाएगा 3 पे। सो बहरहाल तो ये 10/3 और 10/9, ये दो वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी। ठीक है, तो ये तरीका भी देखें आपके सामने ही है, बिल्कुल सिंपल सा काम है। 2 6 18 एंड सो ऑन। a1 हमारी 2 आ गई, r 6/2 करेंगे तो 3, और आपके सामने a4 यानी उसका फार्मूला सब कुछ कैलकुलेशन की हुई है, और a5 के अंदर भी ये सारी कैलकुलेशन मौजूद है। ठीक है जी, इसी तरीके से हमने चलते जाना है। फार्मूला जो है ये नहीं भूलना है क्योंकि ये बेसिक फार्मूला है ए एन का, कि यहाँ अगर 4 है तो यहाँ 3 है, यहाँ अगर 5 है तो यहाँ 4 लगाना है, एक कम कर देना इधर। 10 वाले पार्ट में आ जाएं, 20 30 45, आगे फिर ज़ाहिर है सो वन होना चाहिए। और यहाँ पे भी a1 की वैल्यू जो है वो 20 है, r फाइंड करने के लिए सेकंड वाली को फर्स्ट वाली पर डिवाइड, 0 0 कट गया, 3/2 बन गया r।
A4 फाइंड करना है, A1 आर क्यूब, आर लिखा उसका क्यूब लेंगे, 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, और इसको 8 पे इसको डिवाइड करें 4 के टेबल में, ठीक है, ये आ गया, और 5 को इससे मल्टीप्लाई करवा लें ऊपर से ऊपर, तो 135/2। और इसी तरह A5 है, इसी तरह यहाँ 4 पावर और इसकी 4 पावर एंड सो ऑन, ठीक है जी, ये 405/4। तो ये दो रकमें आपकी मिल गई। 11 वाले में आ जाएं, 11 वाले में भी वैसे ही किया हुआ है। A1 729 है, आर के लिए सेकंड वाली को इस पर डिवाइड कराएंगे, तो ये 3 के टेबल में होती हैं, तो 1/3 ये बचता है एंड पे जाके। और A4 अगेन फोर्थ टर्म फाइंड करनी है, A1 आर क्यूब है, A1 की वैल्यू लगाई, आर का क्यूब लिया, 27 पे इसको डिवाइड कराएंगे तो 27 ही आएगा, तो ये जो फोर्थ टर्म है 27 बन जाएगी। और A5 के लिए ये फार्मूला, यहाँ 4 पावर लेंगे 81, 81 पे डिवाइड करें तो 9, तो नेक्स्ट टू टर्म हमारी क्या है, 27 और 9। 12 वाले में आ जाए, 1/27, 1/9, 1/3, तो A1 तो हो गया। R के लिए उसी तरह ध्यान से इसको डिवाइड करा लें, 1/9 को 1/27 से डिवाइड, ऊपर वाला एज इट इज ओवर, नीचे वाले को उल्टा आके मैंने बताया था 27 ऊपर चला जाएगा, 9 3 27, तो ओवरऑल हमारा जो R है वो सीधा सीधा 3 आ गया। तो A4 के लिए उसका फार्मूला A1 आर क्यूब है, A1 की वैल्यू R का क्यूब लेंगे, वो भी 27 होगा, कट जाएगा, आंसर 1 आ गया। A5 के लिए A1 आर 4 पावर 1/27, अब इसकी 81 बन जाएगी 4 पावर, तो 27 से डिवाइड होगा तो वो 3 आ जाएगा। तो 1 एंड 3 ये दो टर्म्स हमें मिल गई। इसी तरह 13 वाले पे आ जाएं, 1/4 1/2 है, तो A1 1/4, R के लिए वो डिवीजन उसी तरह से हम कर रहे हैं, 2 आ गया। A4 के लिए A1 आर क्यूब फार्मूला, और क्यूब लेंगे तो 8, 4 2s आर 8। A5 के लिए चलेंगे तो A1 आर 4 है, 1/4, 2 की पावर 4 है, 16, 4 4s आर 16, तो वो 4 आ गया। तो दोनों टर्म्स हमारी 2 एंड 4 ये बन गई। अगले क्वेश्चंस के लिए क्या कह रहा है, फाइंड nth टर्म ऑफ ईच ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, उसकी जो nth टर्म है वो फाइंड करनी है, और हर पार्ट में उसने n बता दिया है कि कौन सी वाली टर्म आपने फाइंड करनी है। तो यहाँ n है 3, ठीक है, तो थर्ड रकम आपने फाइंड करनी है। आपने बेसिक उसका जो फार्मूला है, जो शुरू में मैंने बताया था, an=a1 r⁻n-1, ये फार्मूला आपने हर दफ़ा लगा देना है। तो n जो है वो हमारा 3 है, n की जगह पे आप 3 3 लगा दें, A1 हमारी 4 है, और R जो है वो दी हुई है 5, तो जस्ट रकमें पुट करवानी है हर एक की जगह पे, और इसे हल कर लेना है। 3 - 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर लें 25, और 25 4s आर 100। तो देखें बड़ा सिंपल सा फार्मूला, और हर दफ़ा यही होता जाएगा। 15 वाले को देख लें, गो थ्रू कर लें, ठीक है, सारी रकमें दी हुई हैं, फार्मूला लगाना है। फिफ्थ टर्म क्योंकि n 5 है, n की जगह पे 5 5 लग गया, A1 की वैल्यू 2 है और R भी 2 है, तो 5 - 1 करेंगे 4, कैलकुलेटर में 2 की पावर 4 लें 16, 16 2s आर 32। तो बड़ा इजीली ये देखें फार्मूला लग के ये हो जाता है। 16 वाला क्वेश्चन जो है वो पार्ट वो देख लें, बिल्कुल सेम है, सारा कुछ आप देखें, फार्मूला है, वैल्यूज़ लगी हुई हैं, 2 की पावर 3 है, तो जाहिर है वो करके तो वो 56 आंसर। 17 वाले को देखें, A1 N R सब कुछ दिया हुआ है, वैल्यूज पुट करवाएं। अब 5, अब चल पहले पावर को हल करना होता है, ठीक है, 5 - 1 4, अब 4 पावर इवन है तो माइनस से 1 तो ख़त्म हो जाएगा, और 3 की पावर 4 पीछे भी हमने किया 81 आता है, 81 से इसको डिवाइड करा लें क्योंकि वो नीचे है, तो 3 आंसर देखें बन जाएगा। 18 वाला पार्ट है, A1 दिया हुआ है, N दिया हुआ है, R दिया हुआ है, सब कुछ है हमारे पास, फार्मूले में हर चीज़ वैल्यूज पुट हो गई। 6 - 1 करेंगे तो 5 आएगा, 5 चूँकि ऑड है माइनस रहेगा, 2 की पावर 5 कैलकुलेटर में करके देख लें 32 बनेगी, और ये 32 32 कट जाएगा, -1 बन गया। 19 वाला अगेन वैल्यूज सामने पड़ी हुई हैं, उन सबको फार्मूला लिख के फार्मूले के अंदर पुट करा दें। 8 - 1 7, 2 की पावर 7 बनती है 128, 16 से इसको डिवाइड कराएं तो वो 8 आ जाता है, 1/8, तो ये इसका भी आंसर हो गया। 19 तक तो हमारे सवाल हो गए। अब 820 से आगे वाले सवालों के लिए वो क्या कह रहा है, फाइंड मिसिंग ज्योमेट्रिक मीन। अब यहाँ जो सेकंड कंसेप्ट था हमारा कि जो दो नंबर्स हैं और उनके दरमियान में कोई एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर फाइंड करने। अब यहाँ पे देखिए वो मिसिंग 3 नंबर्स फाइंड करने के लिए कह रहा है।
पहला नंबर दे दिया और आखिरी वाला दे दिया, तो इनके दरमियान ज्योमेट्रिक मीन्स लगाने हैं। ठीक है, जैसे वहां पे हमने ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा था। अब उसका तरीका होता है, सपोज कर लें कि जी इधर जो है वो G1, G2 और G3 हैं। ठीक है, जी है ना, जी से ज्योमेट्रिक मीन, तो G1 कह लें, 2 कह लें, 3 कह लें, तो लेट ऐसे लिख के आर मिसिंग ज्योमेट्रिक मीन्स। अब वो फाइंड करना है, तो उसके लिए जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है वो ये दोनों है। इन दोनों से थोड़ा सा आइडिया लेंगे और आर फाइंड करेंगे जरूर। ठीक है, आप देखें ये तो A1 है ना, तो आप लिख लें A1 3 है। अब ये कितनवीं रकम है, कितनी टर्म है, 1 2 3 4 5, पांचवी टर्म बनती है ये, तो इसका मतलब A5 होगा। तो A5 कैसे लिखा जाता है फार्मूले में, जैसे पीछे हम लिखते आ रहे हैं A1 R⁴, क्योंकि यहाँ 5 है तो इधर 4, और वो कौन सी टर्म है, वो 48 है। पांचवी रकम यही है ना 48, तो उसको 48 के इक्वल लिख लें। अब यहाँ से हल करें, A1 की वैल्यू 3 लगाएं, अब 3 इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड कराएं, तो वो 16 बन गया। R⁴ इज इक्वल टू 16। अब कैलकुलेटर में करके देखें, या वैसे भी अब हमें जुबानी आया हो गया भाई याद, कि 2⁴ करें तो वो 16 बनता है। तो बजाय ऐसे करने के ना, ये मैं आपको ऐसे थोड़ा सा बताता हूँ, R⁴ है ना 16, तो आप अगला स्टेप ये बनाएं कि R⁴ इज इक्वल टू 2⁴। ठीक है, जब पावर पावर बराबर हो जाती हैं तो फिर R जो है वो 2 के बराबर होगा। तो R की वैल्यू हमें मिल गई 2। अब जब R आ गया तो फिर जितनी मर्जी रकमें फाइंड कर ले, वो मसला नहीं है। अब G1 फाइंड करना है, तो G1 देखें यहाँ पे आ रहा था ना सेकंड टर्म की जगह पे, तो फिर सेकंड टर्म फाइंड कर रहे हैं। G1 क्या है, सेकंड टर्म, और सेकंड टर्म का फार्मूला A1R, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, A1 को और R को, तो वो 6 आ गया। इसी तरह जो G2 था वो तीसरी पोजीशन पे है, तो तीसरी रकम फाइंड करनी है, A1R², तो अब R का स्क्वायर ले लें, वही फार्मूला, और 6 12 आ गया। और G3 जो है वो A4 है, चौथी रकम है ये। ठीक है, वो देखें उसके अंदर, और A1R³ हो जाएगा, क्योंकि चौथी टर्म है तो 3 पावर, तो 2⁴ लेंगे 8, 8 3 24। तो तीनों जी जो है हमें, जो मिसिंग नंबर्स हैं वो हमें पता चल गए, 6 12 एंड 24। अब जैसे हमने ये 20 वाला क्वेश्चन किया है, बिल्कुल उसी पैटर्न पे बाकी जो 2 3 पार्ट्स और उसने दिए हैं वो भी हम कर लेंगे। अब यहाँ पे 2 नंबर्स मिसिंग है, तो ठीक है, उसको G1 और G2 कह लेंगे। तो ये A1 हमारी फर्स्ट टर्म है। अब ये कितनीवीं रकम है, चौथी, 4 वाली है ना, 1 2 3 4, तो A4 है 8, तो A4 का फार्मूला होता है A1R³। A1 की वैल्यू लगाएं, वो 1 है, 1 बेचारे ने कुछ भी नहीं करना। R³ 8 है, तो अगर R³ 8 है तो 8 जो है वो किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है। तो इसका मतलब पावर पावर सेम है, तो R किसके इक्वल, 2 के इक्वल। अब R की वैल्यू हमें मिल गई, तो G1 सेकंड टर्म है ना, यहाँ पे सेकंड टर्म है ऊपर, तो G1 सेकंड टर्म का फार्मूला A1R करें तो फिर सेकंड टर्म आती है, जैसे पीछे किया था, 2 1 2 कर दें। और G2 जो है वो थर्ड रकम है, A1R³ और फिर ज़ाहिर है 2 का स्क्वायर लें तो 4 4 1 4। तो हमें ये दोनों रकमें मिल गई, 2 एंड 4, ये हमारी मिसिंग टर्म्स थी। 22 पे आ जाएं, सो 22 में हमारे पास 4 मिसिंग चीज़ें हैं। ओके, कोई मसला नहीं है, तरीका तो वही है सारा। ये हमारी फर्स्ट टर्म, अब ये हमारी कितनी बन रही है, 6 वाली टर्म बन रही है। तो 6 वाली टर्म का फार्मूला A1R5 पावर होता है, और वो 1/4 है। A1 की वैल्यू यहाँ लगाएं। अब 8 मल्टीप्लाई उधर डिवाइड में मतलब बटे में, उसके ओवर में, तो ओवर में 4 के साथ जाना है, 8 4 32। अब 32 किसका होता है, अगेन 2⁵ होता है, तो इसका मतलब 5 5 पावर एक जैसे हो गई, तो R जो है वो फिर 2 के इक्वल, तो R की वैल्यू पता चल गई 1/2। अब इस 1/2 को यूज करके सारे चारों जीज जो है वो फाइंड किए जा सकते हैं, G1 G2 G3 एंड G4। तो फार्मूला G1 सेकंड टर्म है A1R, ठीक है, आपके सामने है। G2 जो है वो थर्ड रकम होती है A1R²। तो ये सारी कैलकुलेशन आपके सामने की हुई है, 4 2 1 एंड 1/2, ये चारों वैल्यूज हमें मिल जाती हैं। और जो 23rd वाला है, ये तो बिल्कुल सिंपल सा है, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही रकम है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में इस तरह की चीज़ आ जाती है। तो सिंगल टर्म के लिए तो पीछे हमने फार्मूला पढ़ा था, या और कुछ ना करें, सिर्फ दोनों को मल्टीप्लाई करवा लें और उसका स्क्वायर रूट ले लें। तो मल्टीप्लाई करके 2 2 5, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 15। अब देखें, ज़ाहिर है प्लस माइनस में आता है, लेकिन ज़ाहिर है इसमें अब माइनस वाली रकम तो नहीं है ना, तो इसमें प्लस वाली रकम खुद से ही पकड़ लेंगे कि प्लस वाली रकम ही हमारी यहाँ पे आंसर बनती है। तो ये 23 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए।
24 वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे 3 टर्म्स मिसिंग हैं, जस्ट आपको गो थ्रू करा देता हूँ, वही सब कुछ करना है। A15 दिया हुआ है, A5 है 80, उसका फार्मूला A1 की वैल्यू 5 में जाके डिवाइड 16, 4 पावर है तो अगेन वो 2 की पावर 4 होता है 16, तो R की वैल्यू 2 बन गई। G1 हमारी सेकेंड टर्म, उसका फार्मूला A1R, वैल्यूज लगाई। G2 थर्ड रकम है, A1R स्क्वेयर बनता है, और G3 हमारी फोर्थ टर्म है, A1R क्यूब बनेगा और 40 बन जाएगा। 25 वाले में आ जाए, बिल्कुल सेम हर तरह वही चीज़ है, और यहीं पे मैंने इसको हल किया। A1 7 है, ये A5 बनती है, वैल्यूज़ लगाई। R हर दफ़ा 2 ही बन रहा है, ठीक है, R4 16 है, तो R ने फिर 2 के बराबर होना है, और G1 G2 G3 ये आपके सामने हल हुए हुए हैं, ठीक है जी। आप जस्ट इनको आप देख लें, तो ये हमें तीनों जीज जो है वो मिल गए, 14, 28 और 56। अब यहाँ तक जो है तो सीधे सीधे थे। अब आ गएगी उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कि ये जो सवाल हैं वो कहाँ यूज होते हैं। अब देखें 26 वाले को जरा पढ़ते हैं। अ पिंग पोंग बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 16 फीट। एक बॉल है आपके पास खेलने वाला, उसको हम 16 फुट की ऊंचाई से गिरा देते हैं, छोड़ देते हैं, एंड ऑलवेज रिबाउंड। अब है बॉल है, जैसे टेनिस बॉल होता है, या दूसरा ये वो क्या है, टेबल टेनिस वाला शायद ये बॉल है, तो इसने भी, और इसने ये ज़्यादा रिबाउंड होता है, तो रिबाउंड होना होता है, टकरा के वापस आना होता है, इसको रिबाउंड कहते हैं ना। जब नीचे ज़मीन पे मारते हैं कोई बॉल तो वो ऊपर आता है वापस, तो ऊपर वापस आना मतलब कि वो रिबाउंड कर रहा है, तो कहते हैं ऑलवेज रिबाउंड 1/4 ऑफ द डिस्टेंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वापस जब उसने आना है तो कितना आता है, 1/4, 1/4, 1/4, यानी जितना डिस्टेंस है उसको 4 पे डिवाइड कर ले तो वो अगला डिस्टेंस जो है वो बन जाता है कि कितनी हाइट से, मतलब 16 की हाइट से फेंका है, तो अगले रिबाउंड में वो क्या होगा, 16 को 4 पे डिवाइड करें तो अगले रिबाउंड में सिर्फ वो 4 फुट तक ऊपर जाएगा, ठीक है, वो इस तरह से है। तो हर दफ़ा अगले रिबाउंड में पिछले जो डिस्टेंस बना था उसको फिर 4 पे डिवाइड करें, तो इस तरह से वो कम होता चला जाता, लेकिन रिबाउंड होता है। ये आप करके भी देखें एक्सपेरिमेंट, कई दफ़ा हमने देखा भी हुआ है कि वो टिप्पे जो है वो 2-3 टिप्पे ही खाता है, फिर वो बस हो जाता है, तो ज़ाहिर डिस्टेंस कम होता जाता है। तो हाउ हाई डज इट रीबाउंड द सिक्स्थ टाइम, 6वीं दफ़ा में वो कितना हाई जाएगा, वो हमने उसको चेक करके बताना है। अब कैसे करेंगे, देखें, हमें पहले तो ये पता चल गया कि भाई पहले आप कहाँ से गिरा रहे हैं, 16 की ऊंचाई से गिरा रहे हैं, और उसका 1/4 है। अब जब पहली दफ़ा रिबाउंड होना है, देखें लिखा है हाइट ऑफ द फर्स्ट रिबाउंड, तो वो क्या होगा, 16 को 4 पे डिवाइड, 1/4 है ना उसने कहा हुआ, तो 4 पे डिवाइड करेंगे तो 4 फीट तक वो ऊपर जाएगा पहले रिबाउंड पे। अब ये जो पहला रिबाउंड है, देखें अब रिबाउंड की ही बात होनी है बार बार आगे, तो 6वें रिबाउंड पे हमने फाइंड करना है ना, तो A1 अब हमें लेनी चाहिए ये वाला 4, क्योंकि वो जो पिछला 16 है वो रिबाउंड का हिस्सा नहीं है, ये समझने वाली बात है, क्योंकि वो रिबाउंड से पहले का है। जो उसने कैलकुलेशन हमें फाइंड करने के लिए कहा है, उसने कहा 6वें रिबाउंड पे क्या उसका डिस्टेंस बनेगा, कितनी ऊंचाई पे जाएगा, तो रिबाउंड की बात हो रही है, तो रिबाउंड की सीरीज बननी चाहिए। तो पहला जो रिबाउंड है वो 4 फुट वाला है, तो A1 हमारी 4 होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ये ज़्यादा अच्छा है, इसी तरीके से होना चाहिए क्योंकि रिबाउंड की बात हो रही है, ठीक है। तो अब देखिएगा पीछे आंसर क्या है, क्योंकि मुझे कोई पता नहीं है आपकी बुक्स में क्या पीछे आंसर है, लेकिन मेरे हिसाब से जैसे उसने बात की है उस हिसाब से पहला रिबाउंड आपका ये 4 फुट होना चाहिए। अब A1 जो है वो 4 है, R की वैल्यू 1/4 है, और हमें चूंकि 6वें रिबाउंड की बात करनी है, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, A6 हमें फाइंड करना है कि भाई 6वीं टर्म जो है वो कितनी है, यानी 6वीं दफ़ा कितना डिस्टेंस है, तो A1 R की पावर 5। अब A1 हमारा 4 है और R 1/4 है, उसकी पावर 5 लेनी है, 5 पावर 1024 बनती है, 4 से इसको डिवाइड करें तो ये 256 आता है, 1/256, यानी बहुत ही थोड़ा सा, 1 फुट जो है ना उसका 256 वाला हिस्सा, यानी कैलकुलेटर में 1/256 करेंगे ना तो 0.0 समथिंग कोई वैल्यू आएगी कि इतने फीट तक जो है वो जाएगा, यानी कि बहुत ही मामूली सा, हल्का सा। तो ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर है सवाल के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 27 है, यहाँ क्या कहते हैं, अ सिटी हैज़ अ करंट पॉपुलेशन ऑफ 1 लाख। अब एक शहर है, वहाँ पे अभी की जो पॉपुलेशन है वो 1 लाख है, एंड इट इज़ ग्रोइंग, बढ़ रही है, इंक्रीज कर रही है बाय 3% पर ईयर। हर साल कितने परसेंट इंक्रीज कर रही है, 3%। सो वट इट विल बी इन द 15th ईयर, 15वें साल कितनी हो जाएगी, फ्यूचर की हमें प्रोडिक्शन करनी है। तो जाहिर है A1 अभी का, अब देखें ना यहाँ पे बिल्कुल सीधा है
कि भाई पहले साल में 1 लाख है तो 15वें साल कितनी होगी। तो इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है, सीधा सीधा है। तो A1 को आपने 1 लाख ले लेना है। एन जाहिर है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 15 तक जाना है हमने। और आर जो है वो 3% है, क्योंकि कह रहा है ना हर दफ़ा 3% के हिसाब से बढ़ना है। तो फिर ये हमारा आर हुआ 3%। अब ये परसेंटेज वाले जो सवाल होते हैं ना, इसमें जब भी किसी चीज़ को इंक्रीज करना हो किसी परसेंट से, तो उसमें 100 का इजाफा कर लेते हैं। ये एक टोटका सा होता है। अब ये 3% है ना, तो इसको 103 हो जाना चाहिए और परसेंटेज का 100 नीचे लगा देना चाहिए। ठीक है, अब ये पूरी बैकग्राउंड है परसेंटेज की। परसेंटेज जब पढ़ेंगे वहां पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इसमें ये जो 3/100 है उसमें 1 का इजाफा कर दें। तो इसमें देखें 100 1 100 और 100 और 3 103। सो 103 को 100 पे डिवाइड करें ना, तो ये अल्टीमेट बनता है 1.03। क्योंकि इसमें होता ये है कि ओरिजिनल को भी लेके चलना है ना आपने। यानी कि मतलब फॉर एग्जांपल सेकंड अगले साल कितनी पॉपुलेशन होगी। अब अगले साल में सिर्फ ये 3% का मतलब ये 3000 बनता है। अब 3000 सिर्फ नहीं, 1,03,000, क्योंकि पिछली 1 लाख ने फौत तो नहीं हो जाना ना, वो मौजूद रहेंगे 1 लाख, और 3000 और आ जाएंगे। तो अब वो ये जो 1 है ये उसको रिप्रेजेंट करता है, पिछली अमाउंट को। तो पिछली को साथ रखना है और इतना इंक्रीज हुआ है, तो इसलिए बहरहाल ये इसका टोटका है 1.03। इसको कर देते हैं कि 3 को 100 पे डिवाइड कर दें, 0.03 आ जाएगा, उसमें 1 का इजाफा कर दें। अब ये आर है। अब बाकी आप बड़े इजीली कर सकते हैं, फार्मूला लगाएं A15 का, आर के ऊपर 14 पावर आनी है, A1 को साथ लिखें और 1.03 की 14 पावर, कैलकुलेटर में 14 पावर ले लें और उसको फिर 1 लाख पे से मल्टीप्लाई करवा लें। तो अब देखें ये प्रॉपर सही आंसर बनता है 1,51,258। 0.9 है तो 0.9 है तो इसको राउंड ऑफ करके 8 को 9 कर लें, क्योंकि आबादी है ना तो पॉइंट्स में तो नहीं होती, तो पूरी पूरी होनी चाहिए। तो ये इतना बनता है। ठीक है, 1,51,259। तो 15 सालों में 51,000 का इजाफा हो जाएगा। ले जी, क्वेश्चन नंबर 28 है और यहाँ पे भी थोड़ा सा समझने वाला है और साथ मैंने देखे डायग्राम भी बनाई है। कहता है सुपर बॉल ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। एक टावर है बहुत बड़ा और वो जाहिर होगा कोई सुपर बॉल, देखिएगा कि किसको कहते हैं सुपर बॉल। तो 556 फीट की हाइट से हमने उसको फेंकना है। ओके, ऑलवेज रिबाउंड। अब ये भी रिबाउंड होता है, कितना रिबाउंड होता है 3/4। वो वाला था 1/4, काफी कम था, लेकिन ये 3/4 है, 3/4। तो ये काफी ज्यादा रिबाउंड होता है। तो ये मैंने डायग्राम में भी उसको काफी ऊंचाई तक लेके आया हूँ, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो 3/4 ऑफ द डिस्टेंस फॉलन। ठीक है, हाउ फार अप एंड डाउन, कितना ऊंचा ऊंचा आएगा फिर नीचे आएगा, विल द बॉल हैज ट्रेवल। अब ये उसकी टोटल ट्रेवलिंग हमने बतानी है। व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड फॉर द 6th टाइम, 6वीं दफा जब उसने आकर जमीन पर टकराना है। अब ये हल्का सा अगर आप बना लेंगे ना, तो फिर आपको ज़्यादा बेहतर आइडिया होगा कि कैसे हल करना है। ये देखें, 556 की हाइट से हम उसको गिरा रहे हैं। पहली दफ़ा जब उसने ज़मीन पर टकराना है, तो टकराने के बाद रिबाउंड होना है ना। अब रिबाउंड हो गया, ज़ाहिर उतना तो नहीं आएगा ना, उससे कुछ कम आएगा, तकरीबन इतना। फिर नीचे आएगा, टकरा के ऐसे 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 होता जाएगा। अब देखें 1 2 3 4 5, 6वीं दफ़ा जब टकराना है, तो उसके बाद ऊपर नहीं जाना। उसके बाद बस वहां तक उसने यही कहा, जब 6वीं दफा टकराएगा जमीन पे, तो तब तक वो कितना फासला तय कर चुका होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है, ये सारा डिस्टेंस। अब यहां से लेके यहां तक तो ये 556 है ना, तो पहले रिबाउंड में ये कितना डिस्टेंस ऊपर गया वो हम कैलकुलेट करेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि जितना ऊपर जाता है उतना उसने वापस नीचे आना है। इसी तरह जब यहाँ पे ये डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, उसको भी 2 से मल्टीप्लाई। तो हर दफा डिस्टेंस कैलकुलेट करके और उसको 2 से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। अब देखें एक्चुअली हल कैसे करना है। बिफोर फर्स्ट रिबाउंड, ये पहला रिबाउंड है, उससे पहले कितना है 556 फीट है, उसको लहदा से रख लें। फॉर फर्स्ट रिबाउंड, अब फर्स्ट रिबाउंड के लिए वही 3/4 है ना, इतना डिस्टेंस उसने आना है। तो 4 पे इसको डिवाइड करके 3 से मल्टीप्लाई करें, 417। देखें उससे कम हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ, थोड़े से ही कम हुआ, क्योंकि 3/4 थोड़ा होता है। तो 12, तो ये 417 आ गया कि पहले रिबाउंड पे इतना ऊपर जाएगा, लेकिन उसको मैंने बताया ना आपको 2 से मल्टीप्लाई करवा लेना है, क्योंकि उतना ऊपर जाना है तो उतना उसने वापस नीचे भी तो आना है ना। तो 834, 2 से मल्टीप्लाई। अब सेकेंड रिबाउंड के लिए उसी तरह, अब ये जो 417 आया था, इसको फिर 3/4 पे, ठीक है, इसको करेंगे तो 312.75। ठीक है, उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ऊपर और नीचे उसने आना है, तो 625। थर्ड रिबाउंड में भी ऐसा ही। तो हर दफ़ा अमाउंट कौन सी लेनी है, पिछली वाली, क्योंकि उसका 3/4 होगा ना, तो इसका 3/4, ये 234 आया। अगली दफ़ा 234 को फिर 3/4 से करेंगे,
लेकिन ज़ाहिर है उसको डबल करके रख लें क्योंकि ये हमें आगे ऐड करवाना है। ठीक है, तो 3 और 4 करेंगे ये, तो 4th रिबाउंड पे इसी तरह से। ठीक है, अब 4th रिबाउंड हुआ है लेकिन 5वें रिबाउंड पे भी जाना है क्योंकि देखें रिबाउंड कितने हैं, ये देखें ऊपर 1 2 3 4 5, 5 रिबाउंड्स हैं। ठीक है, और 6वीं दफ़ा तो वो ज़ाहिर है उसका कुछ करना नहीं है, तो अभी 5वें रिबाउंड का भी हमने कैलकुलेशन करनी है। तो 5th रिबाउंड की भी हमने ऐसे करके कैलकुलेशन कर ली, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब जो हमने रकमें 2 से मल्टीप्लाई करवा कर सामने रखी है ना, उन सबको प्लस कर लेना है क्योंकि उसने यही तो कहा था कि टोटल डिस्टेंस कितना है, तो टोटल कुल फासला तो 556 है, 834 है, सारों को हमने ऐड कर लेना है क्योंकि 556 से तो स्टार्ट लिया था ना, कि वो भी तो फासला तय करके उसने आना है ना जब टावर से गिराया था। ठीक है, तो ये फर्स्ट रिबाउंड वाला है, ये सेकंड रिबाउंड वाला है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, सबको प्लस करें तो ये 3100.345 ये आंसर होना चाहिए इसका। लेकिन जी 29 वाला है, काफ़ी लंबा चौड़ा उसने लिखा हुआ है, मैं पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या है। कहता है कि स्कूल में ना छुट्टी हो गई है, अब किसी को पता नहीं है, तो स्कूल की जो फैकल्टी है यानी जितने लोग हैं, प्रिंसिपल है, टीचर्स हैं, अब उन सबको बताना है। तो पहले किसको पता है कि छुट्टी है? प्रिंसिपल को पता है। अब प्रिंसिपल फ़ोन करता है, अब फ़ोन करता है प्रिंसिपल ने, एक ही दफ़ा फ़ोन करना है और फ़ोन करना है 2 लोगों को। ठीक है, दो कोई से 2 टीचर्स को फ़ोन करेगा। अब वो 2 टीचर्स जो हैं आगे से 2-2 टीचर्स को फ़ोन करेंगे और वो फिर आगे से 2-2 टीचर्स को फ़ोन करेंगे। तो कहता है इस तरह से जो कॉल्स होती हैं वो 6 राउंड वाली कॉल है। 6 दफ़ा कॉल्स होनी है। ठीक है, तो वो टोटल लोग कितने हैं, कितनी वो उनकी वो है स्टाफ की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है। तो ये थोड़ा हल्का सा मैंने बना के देखा है। मसलन ये प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल आगे से 2 लोगों को टेलीफोन कर रहा है, टीचर्स को। अब वो जो टीचर्स हैं वो आगे से, ज़ाहिर है उन एक टीचर ने 2-2 टीचर्स को फ़ोन करना है, इस टीचर ने आगे से 2 को। सो देखिए पहला प्रिंसिपल 1 था, आगे से 2 हो गए, ये देखें लिखा। अब 2 से आगे से ये 4 हो रहे हैं। अब इन चारों से भी आगे 2-2 होंगे तो वो 8 हो जाएंगे। तो एक सीरीज़ बनती हुई नज़र आ रही है ना, 1 2 4 8, अब 8 के बाद ज़ाहिर है 16 होगा, फिर 32 और 6 राउंड करने हैं। तो पहला राउंड देखें ये हुआ है ना कि जी प्रिंसिपल ने कॉल की है, फिर दूसरा राउंड ये था कि उन दोनों टीचर्स ने कॉल की है। तो तीसरा राउंड, चौथा राउंड, पांचवा राउंड और छठा राउंड। छठा राउंड जब कॉल हो जाएगी तो कितने लोगों को कॉल पहुंचेगी? 64 लोगों को। ठीक है, अब इन सब को क्योंकि टोटल स्टाफ देखना है ना कितना, तो इन सब को हमने ऐड करवा लेना है। अब ये तो ज़ुबानी ज़ुबानी हमने कर दिया, लेकिन उसको सब कुछ स्टेप्स बना के देने हैं। तो स्टेप्स जो हैं वो आप ऐसे बना दें उसको, ऐसे कि जी नंबर 1 प्रिंसिपल है। फर्स्ट राउंड ऑफ कॉल में ज़ाहिर है 2 लोग और आ जाएंगे, सेकंड राउंड ऑफ कॉल में 2/2, क्योंकि हर एक बंदे ने अगले 2 को करनी है ना, तो इसमें आर समझे 2 है, तो 2 2s आर 4 हो जाएगा। थर्ड राउंड के अंदर वो जो 4 आया है उसको अगले और 2 से मल्टीप्लाई कर लें, तो हर दफ़ा 2 से मल्टीप्लाई करवाते जाएं और 6 राउंड ऑफ कॉल्स बना लें तो वो 64। तो वो 1 2 4 6 8 वही सबको हमने ऐड कर लेना है टोटल स्टाफ, तो वो 127 टोटल स्टाफ मेंबर्स बन जाते हैं। अब ये है जी हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन। कहता है जी एक किसी जगह पे ना 5 दिन बारिश हुई है। ठीक है, अब वहाँ पे दरिया है और दरिया का जो लेवल है ना वो बढ़ जाता है, हर रोज़ बढ़ता है। किस हिसाब से बढ़ता है कि पहली दफ़ा जब रेन होती है पहले दिन, तो 1 इंच का इजाफा होता है उसके लेवल में, रिवर के लेवल में। अब उसके बाद जब इजाफा होना है ना वो ट्रिपल होना है, 3-3 गुना बढ़ता जाना है। अब ये बहुत ज़्यादा होता है लेकिन बहरहाल 3 गुना, क्योंकि 5 दिन मुसलसल बारिश हो रही है। ठीक है, तो 3 गुना बढ़ता चला जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे? ये आई थिंक यहाँ से बेहतर आपको समझ आएगी यहाँ। आफ्टर डे 1 रिवर रोज 1 इंच। ठीक है, वो मैंने अपने समझने के लिए ऊपर कर लिया था, यहाँ करें। रिवर रोज 1 इंच, तो हमारी A1 जो है वो 3 है। अब R3 है क्योंकि हर दफ़ा ट्रिपल उसने कहा है ना, तो A2 यानी कि दूसरे दिन कितनी हो जाएगी? उस 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें, 3 1 ज़ार 3। थर्ड तीसरे दिन कितनी होगी? जो पीछे 3 आया उसको फिर 3 से मल्टीप्लाई कर लें, 9। फिर 9 को 3 से करेंगे 27, चौथे दिन A4। और A5 जो है पाँचवें दिन, उसका मतलब जो 27 आया है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लें, 81। तो ये जो तीनों पांचों नंबर्स आए हैं हमारे, इन सबको ऐड कर लेंगे क्योंकि उसने यही कहा है कि टोटल राइज कितना हुआ है। पहले दिन 1 का था, अगले दिन 3 का, 9 का, ये सारे इंचीज हैं। तो ये ऐड हो गए 121 इंच बन जाते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा फीट के हिसाब से बढ़ जाता है, तो बहुत ऊंचा चला जाता है। तो बहरहाल 121 इंच जो है ये बनती है हाइट इसकी। ले जी बच्चों, एक्सरसाइज डन हो गई। ओके फिर, अल्लाह हाफिज़।